हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः योग ब्रह्माण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षिताय रामरास्त्रे राजन्यः शोभिषज्योतिर्याभि महारथो जायतां धेनुर्वोढानडवाना सुशक्ति पुरंदरियोषाः विस्फुरते शिला सभेयो युवायस्य जवानस्य वीरो जायतां निगामेन परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न योषतयः पश्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय वेदरमण जी तथा इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आत्मीय स्वजन एवं परिजन, यहाँ पर समाज से संबंधित कई बातें हुई हैं जिन समस्याओं का सामना आज समाज कर रहा है और उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो उस बारे में वेदरमण जी ने विस्तार से बातें की। बाद में अन्य वक्ताओं ने भी बात की, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, वो अस्मिता की बात। अस्मिता या पहचान का जो संकट होता है जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हम कहते हैं, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस का अगर सबसे सर्वोत्तम उदाहरण ढूंढना हो तो ये ब्रह्मर्षि समाज ही है। वैसे ब्रह्मर्षि शब्द इस समाज के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन अन्य ब्राह्मण समाज भी ब्रह्मर्षि ही हैं, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई हम ही ब्रह्मर्षि हैं और बाकी ब्राह्मण समाज ब्रह्मर्षि नहीं है, ये धारणा मन में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी बहुत विमर्श हुआ है और कई लोगों ने इस बारे में बात की है। खैर वो दूसरा प्रसंग है, उसमें मैं नहीं जाता। तो मान लीजिए ये नाम अगर रूढ़ हो गया है, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस या अस्मिता का जो संकट है वो संकट कैसे पैदा हुआ, और आज तक हम देखते हैं कि लोग इस अस्मिता के संकट से जूझ रहे हैं। यानी अपनी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी विशेषता क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, इन सब के बारे में अभी भी दुविधा की स्थिति इस समाज के सामने है। अभी भी कई लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं कि आप कौन हैं, तो ऐसा पूछने पर भूमिहार करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि भूमिहार शब्द जो है वो विशेषण है, और किसी जाति की संज्ञा कोई विशेषण कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो यही है कि आपने अपनी संज्ञा को छोड़ करके अपनी विशेषता पर ज्यादा जोर देना प्रारंभ किया, अपने भूस्वामित्व को, अपने वर्चस्व को, इसको ज्यादा दिखाना शुरू किया, और आपने अपनी संज्ञा छोड़ दी और विशेषण नाम से ही आप अभिहित किए जाने लगे। तो ये स्थिति जो है वो संकटपूर्ण है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आप हैं कौन, क्योंकि इस समाज का जो गठन हुआ है वो विभिन्न ब्राह्मण समुदायों के हिस्सों को मिला करके हुआ है। इसमें जितनी आंतरिक विभिन्नता इस समाज में है, उतनी आंतरिक विभिन्नता किसी भी समाज में नहीं है। आप आस्पदों या टाइटलों को लेकर के ही देख लें तो बहुत सारी टाइटलें जो हैं इस समाज में प्रयुक्त होती हैं, जिससे बहुत बार भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। लेकिन वो आस्पद तो बात की बातें हैं। आप हमारे इतिहास में जाएं तो वैदिक पौराणिक युग में आस्पदों का प्रचलन नहीं है। कहीं भी वशिष्ठ मुनि दुबे थे कि चौबे थे कि पांडे थे लिखा हुआ है क्या? भारद्वाज ऋषि मिश्रा थे कि शुक्ला थे कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये आस्पद जो है वो 11वीं 12वीं शताब्दी में प्रचलित हुए, 11वीं 12वीं शताब्दी में। और ये आस्पद जो है वो 3 तरह से दिए जाते थे। एक तो राज्य शासन की तरफ से भूस्वामित्व या सैनिक सेवाओं के बदले दिए जाते थे, दूसरा समाज देता था, और तीसरा कर्मानुसार भी होता था। यानी पंडा नामक सद्विवेक को धारण करने वाले पांडे हुए, निर्मल आचरण वाले शुक्र हुए, विभिन्न वेदों से मिलाकर पढ़ाने वाले मिश्र हुए, यज्ञों में दीक्षा प्राप्त करने वाले दीक्षित हुए, आवस्त यज्ञ करने वाले अवस्थी हुए, अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री हुए। इस ढंग से ये आस्पद चलने लगे। तो ये पहचान का जो संकट है, ये वैदिक युग में ही ब्राह्मणों में कई विभाग हो गए थे, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि निरंतर वेदाभ्यास कृषि का विरोधी है और निरंतर कृषि वेदाभ्यास की विरोधिनी है। इसलिए इन दोनों के बीच में संतुलन
कायम करना आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मणों का एक वर्ग जो वेदाभ्यास का परित्याग, पूर्णतः परित्याग न करके अंशतः परित्याग करके कृषि कर्म में तल्लीन हुआ, कृषि कर्म में वो संलग्न हुआ, उसकी संज्ञा बाद में विभिन्न कालों में अलग अलग होती रही। और साथ ही साथ उस ब्राह्मण वर्ग ने भूस्वामी होने के कारण, राज्य शासन इत्यादि में व्रती होने के कारण जो युद्ध करना उसके लिए आवश्यक हो गया, इसलिए आयुध जीवी संप्रदाय की संज्ञा भी उसे प्राप्त हुई। पाणिनि के अष्टाध्यायी में आप देखें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में कई ऐसे संघों की बात कही गई है, ब्राह्मण संघों की बात कही गई है जो आयुध जीवी थे। हमारे परशुराम जो थे वो आयुध जीवी ब्राह्मण थे और उन्हीं के वंशोद्भूत जो है वो वंशावंतस हम लोग हैं, उन्हीं के वंशधर हैं। तो ये परशुराम के आयुध जीवी ब्राह्मण थे। और ये जो बुनियाद ब्राह्मण की जो संज्ञा है, इसमें साथ ही साथ भारतवर्ष में पाए जाने वाले जो अयाचक संज्ञक ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड, पौरोहित्य और प्रतिग्रह इत्यादि से विरत होकर के कृषि कर्म और अन्य राज शासन आदि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उनकी संज्ञा को आप देखें तो वो प्रायः संज्ञाएं भूमि से संबंधित हैं। जैसे पंजाब में जो ब्राह्मण कृषि कर्म करते हैं और युद्ध सेना वगैरह में रहते हैं, उनकी संज्ञा महियाल है। महियाल या महिवाल, यानी मही का अर्थ है पृथ्वी और वाल का अर्थ है पृथ्वी वाले यानी जमीन वाले। ठीक है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो जो ब्राह्मण है वो दान त्यागी या त्यागी ब्राह्मण कहे जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जाएं तो वहां पावन ब्राह्मण कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है क्षिति यानी पृथ्वी और पावन माने पवित्र, क्षिति पृथ्वी को पवित्र करने वाला जो ब्राह्मण है। भूसुर संज्ञा हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए भूसुर की जो संज्ञा है, यानी पृथ्वी पर रहने वाला अगर कोई सुर है, देवता है, तो वो ब्राह्मण है। तो ये कृषि कर्म के कारण जो है ये ब्राह्मणों की संज्ञा ऐसे हुई। और ऐतिहासिक क्रम में आप देखें तो इस समुदाय ने हमेशा जो है वो अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे वो बाणभट्ट रहे हों या चाणक्य रहे हों, वो सब इसी समाज से आते थे। तो ऐसा नहीं है, कई बार यहाँ राजनीतिक नेतृत्व की बात कही गई। राजनीतिक नेतृत्व, आज भारत की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि संख्या बल वाले जो समुदाय हैं उनका राजनीतिक प्रभुत्व होना स्वाभाविक है, और उस राजनीतिक प्रभुत्व का आप संख्या बल के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। संख्या में कम होकर के भी हम सार्थक रूप से नेतृत्वकारी की भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो कितने प्रतिशत है आपको पता है? लगभग 2% महाराष्ट्र में। और आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वो भी अयाचक ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं और आज वो वहां पर मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके लिए नेतृत्व क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। और वो नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होगी? आज भारत विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसने अपना स्वत्व, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को ढूंढा है सनातन के माध्यम से। आज सनातन के जागरण के माध्यम से भारत अपनी आत्मा की तलाश कर रहा है। आपको भी अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपनी अस्मिता की तलाश करनी होगी। आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान है अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः ससरः धनु इदं ययं ब्रह्म अयं क्षत्रः शास्त्रैरपि शरैरपि। यानी शास्त्र भी हमारे पास है और पुराण भी है। यानी हम जिस तरह से शास्त्रानुमोदित ज्ञान का विमर्श करते हैं, उसी तरह से दुष्ट दलन और जो असाधु लोग हैं उनको नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की जो संयुक्त भूमिका है, वो भूमिका इस जाति को विशिष्ट बनाती है। तो इस संबंध में कुछ और बातें कहनी थी, जैसे कि आज ये संगठन है और इस तरह के बहुत सारे जातीय संगठन पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। तो ये जातीय संगठनों की शुरुआत लगभग 1880 के लगभग भारत में होती है और विभिन्न समुदायों के जो जातीय संगठन है वो स्थापित होते हैं। और निश्चित रूप से इसमें अंग्रेजों की एक भूमिका हम देखते हैं।
क्योंकि अंग्रेज लोग जाति के आधार पर संगठन बनवाते थे और उनसे अपने राज्य के प्रति निष्ठा और निष्ठावान रहने की घोषणा करवाते थे और विभिन्न जातियों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करके जो है उन्होंने किया। उन्होंने इस बिहार ब्राह्मण जाति के साथ भी अंग्रेजों ने बहुत अधिक छल किया है। ये इसलिए किया कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वो इस जाति की क्षमता को देख चुके थे और लगभग आप देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पत्र लिखा था और वो पत्र इंग्लैंड में वहां की पार्लियामेंट में पढ़ा गया था। उसमें लिखा था कि मुझे न सिखों का भय है न मैं मराठों से डरता हूं, मैं डरता हूं तो गंगा की निचली घाटी में रहने वाले ये इन ब्राह्मण योद्धाओं से डरता हूं, क्योंकि यही अगर मतलब उग्र हो जाएंगे तो हमारी अंग्रेजों की जो सत्ता है वो भारत से उखाड़ फेंकते। भारत में ये बार बार कहा जाता है कि स्वाधीनता संग्राम के पहले सेनानी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने 1857 में निश्चित रूप से बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन उससे पहले हम हथुआ के महाराज फतेह बहादुर शाही को क्यों भूल जाते हैं। फतेह बहादुर शाही ने 1761 से लेकर के और लगभग 1782 तक 21-22 साल तक अहर्निश संघर्ष किया अंग्रेज शासन के प्रति और अपने भतीजे की हत्या स्वयं अपने हाथों से इसलिए कर दी कि वो अंग्रेजों से जाकर के मिल गया था। उससे यम की तरह भय पाते थे। अंग्रेज शासन जो है वो फतेह बहादुर शाही से यम की तरह भय पाता था। तो इस ढंग से उन पर बहुत सारी पुस्तकें भी आ गई हैं। आज हमारे समाज की ये दिक्कत है, ये समस्या है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग जानना नहीं चाहते कि हम कौन हैं, हमारा कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं है। ये सबसे आवश्यक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत स्तुत्य कार्य किया, उनका कार्य अविस्मरणीय है। उन्होंने इस समाज को, इस जाति को एक पहचान दिलाई, एक आत्मसम्मान प्रदान किया, लेकिन उसके बाद क्या कोई ऐसा संगठित प्रयास हो पाया, कोई ऐसा संगठित प्रयत्न हुआ? आपको मैं बताता हूं, आप सब लोग इस संस्थाओं का विलय करें और अधिक एक दूसरे से मिलें और उपयोगी भूमिका निभाएं, लेकिन साथ ही साथ एक कार्य अवश्य करें कि इस समाज का एक सुगठित और सुव्यवस्थित इतिहास भी लिखवाने की कोशिश करें। और इस बारे में मैं एक सुझाव दे सकता हूं। प्रोफेसर आनंद वर्धन हैं, मेरे मित्र हैं, जो आज म्यूजियम सोसाइटी ऑफ इंडिया के भारतवर्ष के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उसमें वो, और उनके पॉडकास्ट यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। किस ढंग से ब्राह्मणों का सैन्यीकरण हुआ, किस ढंग से कृषि व्यवस्था के कारण जो है अंग्रेजों और परमानेंट सेटलमेंट यानी जो स्थायी बंदोबस्त हुआ, उस स्थायी बंदोबस्त में बिहार में जो जमींदारी की स्थितियां थी और उसके बाद इस जाति की सामाजिक स्थिति, साथ ही साथ आर्थिक और सांस्कृतिक दशा पर उन्होंने बहुत अधिक जो है वो पॉडकास्ट यूट्यूब पर दिए हैं। अगर आपको समय मिले तो पॉडकास्ट को जरूर सुनिए। इसमें बहुत सारी जानकारी इस समाज के बारे में है। उसमें जो पूरा मध्य गंगा की घाटी है, उस मध्य गंगा की घाटी में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ जो सशस्त्र संघर्ष संगठित किया गया वो इस जाति और इस समुदाय द्वारा ही किया गया। और अंग्रेजों ने 1872 में इस जाति को शस्त्र विहीन कर दिया था, डिजार्म कर दिया और इसके सारे अस्त्रों शस्त्रों को ले लिया था। और वो 1872 में जो पहली जनगणना हुई और उस जनगणना के बाद देखिए कि षड्यंत्र करके उन्होंने तरह तरह की ऐन्द्रजालिक रचनाएं करके इस समाज को लांछित और उत्सृत करने का प्रयास किया। तरह तरह की कुकल्पनाएं की गई, बहुत सारी बातें लिखी गई। ये सब 1871 की जनगणना के बाद शुरू। अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे देश के लोग भी इसमें शामिल होते गए और साथ ही साथ इस जात के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। उसमें जाने का कोई अवकाश नहीं। लेकिन आज हमारे बच्चे हैं वो यह भी नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। किसी से गोत्र पूछ लीजिए, किसी से प्रवर पूछ लीजिए, किसी से शाखा पूछ लीजिए, वेद पूछ लीजिए, तुम्हारा कौन सा वेद है, कौन सी शाखा है, कौन सा प्रवर है, तो कोई बताने की स्थिति में नहीं है। बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं बता सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग अपनी शाखा जानते हैं कि आप साम वेद की गौतमीय शाखा से हैं, आपका वेद साम वेद है, आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, आपका कौन सा आरण्यक है? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि हम इतने भौतिकवादी बन चुके हैं, भौतिकता में इतने डूब चुके हैं कि अपनी ये पहचान जो है इसको तिरस्कृत करते जा रहे हैं।
बच्चे तो आज ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारा गोत्र क्या है, तो किस गोत्र के हैं, हमारे गोत्रज ऋषि थे उनका क्या योगदान है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और इस बारे में ये संस्था ये प्रयास करे प्रोफेसर आनंद प्रधान से संपर्क किया जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि व्यवस्थित इतिहास जो उन्होंने विभिन्न पॉडकास्टों के माध्यम से और स्फुट लेखन के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उसको एक संगठित एक जिल्द में करने का प्रयास करें, वो इस समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। और साथ ही साथ जो समस्याएं इस समाज के पास हैं वो तो है ही है। आज हमें अंग्रेजों के दौर की जातीय संगठन और जातीय सभाएं चलाने का दौर नहीं है। आज हमें जाति से समाज की तरफ बढ़ना है। आज ये जातीय संगठन की बैठक हो तो उसमें दूसरी जातियों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि एक सामाजिक सौहार्द बने। हम भी दूसरी जातियों की सभाओं में जाएं और उनको भी हम इसमें आमंत्रित करें, जिससे कि जाति से समाज की यात्रा हम करें, जाति से समाज की तरफ बढ़ें और इस जाति को सुगठित सुसंगठित करके इस राष्ट्र निर्माण का जो महायज्ञ है उसमें अपनी संविधा अर्पित करें। तो इसमें हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है? अस्मिता की जो बात है वो अस्मिता में सबसे पहले तो आप यह समझें कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के अलावा हमारा मतलब जो संस्कार है ब्राह्मणों के, उन संस्कारों को जो है पालन करना आवश्यक है और साथ इसी से हमें शक्ति मिलेगी, क्योंकि परंपरा ही हमें शक्ति देती है। हमारा इतिहास जो गौरवशाली इतिहास है उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे की अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो समय समय पर एकत्रित होकर के समाज को दिशा दे पाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।